नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं इतिहास अध्ययन के एक नई श्रृंखला में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए प्रमुख सुधार कार्यों एवं तत्कालिक प्रमुख शक्तियों के साथ वॉरेन हेस्टिंग के संबंध के ऊपर चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हमारा विशेष ध्यान वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए प्रमुख संवैधानिक सुधारों अथवा वॉरेन हेस्टिंग के समय में किए गए प्रमुख संवैधानिक सुधारों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें 2 या 3 जो सुधार हैं महत्वपूर्ण हैं। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण कदम है जिसको आप वॉरेन हेस्टिंग से शायद ही जोड़ सकते हैं, वह है 1786 का एक संशोधन अधिनियम। वस्तुतः 1786 का संशोधन अधिनियम कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था, लेकिन चूंकि इसकी ड्राफ्टिंग वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी, इसलिए हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि कंपनी में सभी लोग यह मानते थे कि कंपनी भारत में अच्छा व्यापार कर रही है एवं उसे अत्यधिक मुनाफा हो रहा है, परंतु वास्तविक स्थिति इससे उलट थी। कंपनी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। निजी व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया था, जिससे कंपनी के कर्मचारियों की आय में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश संसद समझती थी कि कंपनी की आय में बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। दोस्तों, पिछली बार जब मैंने आपको बंगाल में द्वैत शासन में आपको पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने एक कारण बताया था आपको कि लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन किन कारणों से बंगाल में लागू किया। उसमें एक कारण मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर कंपनी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का भार अपने ऊपर ले लेती तो संभवतः ब्रिटिश संसद कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने लगती। और यहां पे वॉरेन हेस्टिंग के समय में यही होता है। जब वॉरेन हेस्टिंग समाप्त करता है द्वैत शासन को, और द्वैत शासन के बाद यह अपना फॉर्मिंग सिस्टम लेकर के आता है और नए सुधार करता है, प्रशासन में सुधार करता है, तब लगातार क्रमबद्ध धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो कंपनी के ऊपर अपना शिकंजा कसना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरीके से इन उद्देश्यों से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब हम इसके प्रमुख प्रावधानों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना। 1773 के अधिनियम से पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, पहली बार कंपनी के मामलों में नियंत्रण स्थापित हो जाता है। दूसरी तरफ, कंपनी के संविधान में बदलाव। कंपनी को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं थी। पहला, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जिसे निवेशकों का समूह कह सकते हैं। दूसरा, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे की संख्या 24 थी और जिनका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता था, और 1/4 जो इसके सदस्य होते थे वो हर एक वर्ष रिटायर हो जाते थे और नए नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लाइव
बंगाल का पहला गवर्नर बना था और बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। वहीं वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था जिसने 1773 से 1785 तक वह गवर्नर जनरल के पद पर रहा। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस तरह के सुधार से गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बनाया गया और एक कोर्ट की स्थापना की गई। कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। इसके बाद जो इसमें जो खामियां थी उन खामियों को दूर करने के उद्देश्य से 1784 में एक पीट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि संसदीय नियंत्रण और अधिक बढ़ जाता है। 1784 में पीट्स द्वारा प्रस्तुत अधिनियम से कंपनी के मामलों में संसद का नियंत्रण और व्यापक हो गया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश संसद द्वारा होती थी तथा उसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था की नियुक्ति की जाने लगी। फिर गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि। सलाहकार समिति में अब 10 की जगह 3 सदस्य हो गए थे। 1773 के 8वें गवर्नर जनरल को निर्णायक मत प्राप्त हुआ था, पर 1784 के अधिनियम से अब 3 में से सिर्फ 1 सदस्य की सहायता लेकर किसी भी प्रस्ताव को पारित करवा सकता था। इस प्रकार जो सलाहकार समिति थी उसके विरुद्ध वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर समिति के निर्णयों के विरुद्ध निर्णय ले सकता था। इसके बाद 1786 का संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम कॉर्नवालिस के संदर्भ में लाया गया था जिसके तहत उसे गवर्नर जनरल के साथ मुख्य सेनापति माना गया। विशेष परिस्थितियों में उसे परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका वॉरेन हेस्टिंग टॉपिक समाप्त होता है। आगे के क्लास में मैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। संभवतः मैं आधुनिक भारत के इतिहास की ओर जाना चाहता हूं जहां कांग्रेस एवं 1857 की क्रांति, उन सब चीजों के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।